हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की ये किताब है, एनसीईआरटी की बुक है और साथ ही ये राजस्थान बोर्ड में भी इस समय चल रही है। देश के अन्य राज्यों में भी ये किताब इस समय 11वीं कक्षा के लिए स्वीकृत हुई है और हम प्रथम चैप्टर जो हमारा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, इसका चौथा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम 3 पार्ट इसके वीडियोस का हम बना के डाल चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप इसे भी सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ाया था कृषि की स्थिति कैसी थी जब भारत स्वतंत्र हुआ है 1947। इसके पूर्व भारत में कृषि की कैसी अवस्था थी ये हमने पढ़ा है। साथ ही हमने पढ़ा है उद्योग धंधों की कैसी अवस्था थी, विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। और अब हम ये चौथा पॉइंट उठा रहे हैं, जनांकिकीय परिस्थिति। जनांकिकीय शब्द से ही पता चल रहा है जनसंख्या से संबंधित जानकारियाँ इसमें समेटी जाती हैं। तो जनांकिकीय परिस्थिति कैसी थी आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रीडिंग इस चैप्टर के इस पैराग्राफ की कर दूं। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थीं। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थीं, वहां नितांत ही अपर्याप्त थीं। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 63 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। इसके बाद हम व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम जनांकिकीय परिस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनांकिकीय परिस्थिति की। जैसा कि इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये जाना कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1881 में हुई थी। उस समय भारत ब्रिटिश भारत कहलाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के जो ब्यौरे हमें प्राप्त होते हैं, उसमें सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। हालांकि ये बहुत व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, कुछ सीमाएं थी इसमें, लेकिन इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई थी। हमें ये पता चल गया था कि जनसंख्या समृद्धि दर कैसी है। साथ ही हमें ये भी पता चल गया था कि जनसंख्या की क्या विषमताएं हैं, जैसे स्त्री पुरुष जनसंख्या के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो गई थी। साथ ही हमें ये भी पता चल गया था कि अमीर गरीब आदि का जो थोड़ा बहुत भेद हो रहा था वो भी हमें स्पष्ट होने लगा था इस जो प्रथम जनगणना हुई थी उससे। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही, जैसा कि आज भी आप देखते हैं। 2011 की जनगणना के बारे में जो आपने देखा ही है कि अभी करीब 9 वर्ष पूर्व 2011 की जनगणना हुई और अब अगले वर्ष होगी 2021 की जनगणना।
यानी प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना का कार्य किया जाता है। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। अब ये प्रथम सोपान एक नया शब्द आया, जनांकीय संक्रमण भी आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। तो जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था और द्वितीय का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो जनसंख्या का जो पहले टेंडेंसी थी, जनांकीय संक्रमण का मतलब जनसंख्या में किस तरह से चेंजेस आते हैं उसके आधार पर जनांकीय संक्रमण के सोपान निश्चित किए जाते हैं। प्रथम सोपान वह होता है जबकि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं कहीं पर। प्रथम सोपान किसी देश में जनसंख्या का तब तक होता है जब तक कि जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च होती है। और द्वितीय सोपान तब होता है जब जन्म दर तो उच्च होती है किंतु मृत्यु दर क्रमशः कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में जबकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, अर्थात प्रथम सोपान है, उस समय जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती, समृद्धि दर नहीं बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और बहुत सारे मरते भी हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, इसका मतलब कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं देश में आ जाती हैं और लोग थोड़े से जागरूक भी हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जन्म दर तो उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर क्रमशः कम होने लगती है। अब जब ऐसा होता है तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो ये बात आपको पता चली कि 1921 के पहले तक भारत में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था थी और 1921 के बाद हमारे देश में जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था या द्वितीय सोपान था। हर एक देश में ये जनांकीय संक्रमण की अवस्था अलग अलग समय काल आदि पर आती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भारत में आई तो पूरे विश्व में यही स्थिति रही होगी। तो अलग अलग देश जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते जाते हैं उनके यहाँ की ये जो टेंडेंसी होती है वो चेंज होती रहती है। जब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और तृतीय अवस्था पर पहुँचते हैं तो उस समय क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में ह्रास होने लगता है। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि कम होने लगती है क्योंकि जन्म दर में कमी होती है और मृत्यु दर में भी कमी हो जाती है। तो भारत में ये अवस्था 1991 के बाद आई है, जबकि जन्म दर में भी कमी हुई और मृत्यु दर में भी कमी हुई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग जागरूक बहुत अधिक हो गए और जन्म दर को भी कंट्रोल कर लिया गया और साथ ही मृत्यु दर भी धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथी अवस्था में जन्म व मृत्यु दर दोनों ही कम होने लगते हैं और जो पांचवी अवस्था होती है उसमें जन्म दर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा विकसित जो देश हैं वहाँ पर लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, तो इस स्थिति में जन्म दर बहुत कम हो जाती है और मृत्यु दर तो क्योंकि विकास कर चुके होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, तो मृत्यु दर भी कम हो जाती है। तो ये 5 अवस्थाएं मैंने आपको जनांकीय संक्रमण की बता दी। भारत की बात करें तो 1921 के पूर्व तक हमारे देश में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था थी और 1921 के बाद हमारे देश में जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था थी। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। जैसा कि आपको पता है इस समय भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, 1 अरब 30 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या है, जबकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। तो इसका मतलब है कि उस समय जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, तो ना तो बहुत जनसंख्या विशाल थी और ना ही बहुत तेज़ी से बढ़ती थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। अब सामाजिक विकास, समाज का विकास हो रहा है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है कि जो भी समाज है, जो भी देश है, अगर वहाँ पर साक्षरता की स्थिति अच्छी है, लोग ज़्यादा साक्षर हैं, तो दैट मीन्स सामाजिक विकास हो रहा है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और अन्य प्रकार की जो विकास हो रहा है, तो हम कहते हैं सामाजिक विकास हो रहा है। तो उस समय जो सामाजिक विकास के सूचक थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे।
कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। इसका मतलब साक्षरता दर कितनी थी? 100 लोगों में केवल 16 लोग पढ़े लिखे होते थे जिन्होंने विधिवत शिक्षा ली होती थी। बाकी के जो लोग होते थे वो पढ़ते लिखते नहीं थे, खेती किसानी का काम करते थे और उनका पढ़ाई से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। महिला साक्षरता की बात करें तो वो तो बिल्कुल नगण्य थी। केवल 7% ही महिलाएं शिक्षित होती थीं, यानी 100 में से केवल 7 महिलाएं ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। तो बच्चों, उस समय की साक्षरता दर से अगर हम आज की तुलना करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 74.04% जनसंख्या शिक्षित है। हालांकि विश्व स्तर की बात करें तो विश्व साक्षरता दर 84% है। उसकी तुलना में आज भी भारत में साक्षरता का स्तर कम ही है। लेकिन अगर हम आज से जो भारत स्वतंत्र हुआ है उसके पहले की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उस समय केवल 16% जनसंख्या साक्षर थी, जबकि आज 74.04% जनसंख्या साक्षर है। और जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये उपलब्ध थी भी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। जन स्वास्थ्य सेवाओं में हम किन चीज़ों के लेते हैं? एक तो हॉस्पिटल्स, जैसा कि आप जानते हैं, अस्पतालों की उपलब्धता। फिर इसके बाद आता है आपका शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, शौचालय आदि की उपलब्धता। ये बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पा रहे थे। लोगों को उपलब्ध ही नहीं थे और जहाँ थे भी तो वो बहुत अपर्याप्त थे, यानी ज़्यादा की ज़रूरत थी और कम थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। तो बच्चों, जल और वायु के सहारे फैलने वाले रोग, यह आपने कक्षा 10 में पढ़े हैं कौन कौन से रोग जल और वायु के सहारे फैलते हैं। जैसे हैजा आपका जल के सहारे फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपकी वायु के सहारे फैलने वाला रोग है, और शायद आपने अपनी दादी या नानी से सुना भी होगा, जिनमें से कुछ हो सकता है स्वतंत्रता के समय के बारे में जानती हों, तो उन्होंने बताया होगा कि उस समय हैजा बहुत फैला था, टीबी बहुत होती थी। आज तो इन पर नियंत्रण पा लिया गया है, पर उस समय क्या था, इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया था। कोई स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए उस समय क्या होता था, व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। यानी बहुत सारे लोग जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों के शिकार ही नहीं होते थे, बल्कि मर भी जाते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। अब चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, और जिसमें से विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर तो अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही देश में शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो यह दर 218 प्रति हजार थी। तो ये अंतर भी आपको दिख रहा है बुक के अकॉर्डिंग कि उस समय कितनी थी, उस समय 218 प्रति हजार थी, जो कि 1000 बच्चे जब जन्म लेते थे तो उनमें से 218 बच्चे जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होते थे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी। आज स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर रही हैं, इसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ शिशु मृत्यु दर कम हुई है, बल्कि सकल मृत्यु दर में भी कमी आई है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो ये आज के 63 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष की ही थी। अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करने की आवश्यकता है। क्या चेंज करने की आवश्यकता है? क्योंकि आज हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा है वो 63 वर्ष नहीं है। आज भारत में जीवन प्रत्याशा की बात अगर हम करें तो 2015 से 19 के बीच में ये 69 वर्ष तक पहुंच गई है। 69 ईयर्स की हो गई है, 63 ईयर्स की नहीं है। तो एक शब्द यहाँ आया, जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा होता क्या चीज़ है? ये शब्द आपने 10th क्लास में भी सुना हुआ है। जीवन प्रत्याशा होती है कि एक देश में लोगों की औसतन जीवन जीने की आयु, अगर देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है।
और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, इसके अलावा जो आपकी जन स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं हैं, तो जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। तो बात कर रहे थे हम कि इस समय भारत में जो 15 से 19 के बीच में 69 ईयर्स जीवन प्रत्याशा है देश की, जबकि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष की ही थी। तो ये इस बात का सूचक है कि उस समय देश में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हालत थी वो बहुत ख़राब थी। लोगों को सही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्राप्त हो पाती थी, परिणाम स्वरूप जीवन प्रत्याशा कम थी। तो विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। गरीबी के बारे में एक्यूरेट आंकड़े नहीं प्राप्त हो पाए, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। तो ये आपने जो अब तक अर्थशास्त्र का ये पार्ट पढ़ा, तो उसमें आपको ये बात तो समझ में आई कि जो औपनिवेशिक शासन था, जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे वो भारत से धन ले जा कर के अपने देश के खजानों में भरते थे। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने तो यहाँ तक कहा कि ब्रिटिश शासन उस रुई के फाहे के समान है जो भारत की नदियों में डुबोया जाता है और ब्रिटेन के टैंकों में निचोड़ दिया जाता है। तो ये काम जो अंग्रेज हैं वो कर रहे थे कि हमारे यहाँ की जो समृद्ध जो संपदा थी उसका बुरी तरह दोहन कर रहे थे, और लेकिन उसका लाभ किसको नहीं मिल रहा था? भारत की जनता को नहीं मिल रहा था। उसका लाभ ले जा रहे थे अंग्रेज, और इसका परिणाम क्या हुआ कि देश में गरीबों की स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत अधिक गरीबी व्याप्त थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इस समय कैसी स्थिति थी। जैसा कि यहाँ भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे घर से वंचित था। लोग देख रहे हैं आप किस तरह से टेंट्स में रह रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि स्थितियाँ बहुत ख़राब थीं। लोगों के पास ना तो आवास की सुविधा थी, न शुद्ध पेयजल की उनके पास पर्याप्त व्यवस्था थी, न घरों में शौचालय होते थे। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी बहुत ख़राब थी, और इसके कारण से जीवन प्रत्याशा लोगों की बहुत कम थी। शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। ये सब कुछ आंकड़े हैं, इन्हें जब आप लिखेंगे तो आंकड़ों के साथ ही लिखिए, जिससे कि आप इसको स्पष्ट रूप से बता सकें कि आप केवल मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे हैं, अपितु अर्थशास्त्र पढ़ कर के आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपको याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हुई? एक तो आपको ये याद रखना है कि उस समय साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी, और महिला साक्षरता 7% आकी गई थी। इसके साथ ही आपको दो और मुख्य बातें आपको देखने को मिली। एक तो 1881 में हमारी प्रथम जो जनगणना थी वो 1881 में हुई थी, और प्रथम जनगणना के बारे में आप वहाँ पर बता देंगे कि 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी। इसके बाद आता है कि आप बताएंगे दो और बातें जो कि अभी हमने पढ़ी। एक पढ़ा जनसंख्या संक्रमण, जनांकीय संक्रमण के बारे में पढ़ा, और इसके पहले का काल प्रथम सोपान और दूसरा सोपान के बारे में आपको पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए। 1921 का ये जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण समय है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा सकल मृत्यु दर, इसके बारे में आपको बताना है, और शिशु मृत्यु दर जो कि उस समय कितनी थी? 218 प्रति 1000 थी, और हालांकि अब काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसी के साथ जीवन प्रत्याशा के बारे में भी आपको बताना है। देश में गरीबी की स्थिति कैसी थी ये भी आपको बताना है। आप चाहें तो जब ये चीज़ बताएंगे
तो आप एक अलग सा जो एक फ्लो चार्ट होता है, आप उसके माध्यम से भी बता सकते हैं कि उस समय जीवन प्रत्याशा क्या थी, उस समय शिशु मृत्यु दर क्या थी, या फिर इस तरह के सारे आंकड़े आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना के बारे में। तो व्यावसायिक संरचना की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों की आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुसार बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। तो बच्चों, अब फिर हम आते हैं इस पर कि उस समय जो व्यावसायिक संरचना की अगर हम बात करें तो कैसी थी। व्यावसायिक संरचना का मतलब व्यवसाय में लगे हुए लोग कितने प्रतिशत किन किन व्यवसाय में लगे हुए थे। व्यवसाय के बारे में आपने पढ़ा है कि हमने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या 70 से 75% जनसंख्या कहाँ लगी हुई थी? कृषि में लगी हुई थी। तो कृषि में लगी हुई जनसंख्या कितनी हो गई आपकी? 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा कि अगर हम बात करें कि उस समय विनिर्माण क्षेत्र में कितने लोग लगे थे, तो 10% लोग लगे हुए थे। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए थे? सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे केवल 15 से 20% लोग। तो ये उस समय की व्यावसायिक संरचना थी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज भी भारत में जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है वो किस में लगा हुआ है? कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। द्वितीय स्थान पर सेवा क्षेत्र का आता है और तृतीय में आता है विनिर्माण क्षेत्र में लगे हुए लोग। तो ये जो है ये उस समय भी इसी तरह की व्यावसायिक संरचना थी, लेकिन जनसंख्या का एक बड़ा जनसंख्या का बड़ा भाग किसमें लगा हुआ था? कृषि करने में लगा हुआ था। क्षेत्रीय इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता थी। क्षेत्रीय विषमता थी, ये जो हमने आंकड़े बताए हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के थे। जैसे अगर हम उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी किसको कहते थे? आज का जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल जो है उसके कुछ प्रांतों को हम क्या कहते थे? मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। और इसके साथ ही मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोग जो हैं धीरे धीरे कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे थे। तो उनकी निर्भरता किसमें थी? कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। और चूँकि कृषि क्षेत्र में कमी आ रही थी, लोग कम होते जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे? वो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते जा रहे थे। हालांकि उस समय भी पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर लगे हुए थे? कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए थे। ये थोड़ी सी व्यावसायिक संरचना की बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। तो ये 2 टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। इनके आपको नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको इनका फ्लो चार्ट बना करके याद रखने की दृष्टि से इसे अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट बना करके रखिए। और अगले जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आधारिक संरचना के बारे में कि उस समय
जबकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या थी। उस समय आधारिक संरचना की क्या स्थिति थी। तो आपको अगर कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक होमवर्क मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी कि आपको पता करनी है वर्तमान में सकल मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर वर्तमान आंकड़ों में क्या है, जीवन प्रत्याशा कितनी है। हालांकि जीवन प्रत्याशा मैंने आपको बता दी है कि वर्तमान में कितनी है, और साक्षरता दर की क्या स्थिति है। तो ये आपको होमवर्क करना है और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अब ऋषित ये कहाँ चल रही है? कहाँ है? गायब क्यों जाती? पहले तो दिखती थी।